नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुण और ये बता सके कि क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहतर जरूरी है, कैसे करें आप ये शुरुआत। इसके लिए योर मनी है और सबसे पहले तरीका नोट कर लीजिए कैसे आप इस शो में आकर अपने फाइनेंसेस से जुड़े सवालों को पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। तो 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nwat18.com ये हमारा ईमेल आईडी है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, #आस्क लिखकर आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। तो ये है तरीका योर मनी में आने का। अब आप अपने क्वेश्चंस तो भेजिए फटाफट से, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हमें मिले हैं उनको अब हम शामिल करेंगे इस शो में। और हमारे साथ फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी मौजूद हैं। तो प्रबलीन से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले थोड़ी सी गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो जाए, क्योंकि फेस्टिव टाइम में, स्पेशली दिवाली टाइम में गोल्ड की बाइंग को ऑस्पिशियस भी माना जाता है और ये सदियों से हमारे यहाँ स्पेशली इंडियन कल्चर में एक ट्रेडिशन चला रहा है। लेकिन गोल्ड सिर्फ एक फेस्टिव बाइंग के तौर पे ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक इन्वेस्टमेंट टूल भी है और आपके पोर्टफोलियो का कुछ अंश सोने में भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रबलीन नमस्कार, हैप्पी फेस्टिविटीज आपको। और सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट कितना असेंशियल है, पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज हिस्सा गोल्ड का होना चाहिए, क्या व्यू है आपका? नमस्कार दीपाली, आपको एंड सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल गोल्ड बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है एंड एक्चुअली इस अगर नजरिए से देखें तो ये हमारे पोर्टफोलियो के लिए भी एक बहुत ही जिसको बोलिए एक लकी एडिशन हो सकती है। कुछ सालों में अगर हम पुराने रिटर्न देखें यहाँ पे दीपाली, तो हमने देखा है कि गोल्ड जितना हम लोग शायद समझते हैं उतना ज्यादा स्टैटिकली अपना एक लीनियर तरीके से उतार चढ़ाव उसके नहीं होते हैं। कुछ सालों में काफी उसमें हमने देखी है कि एक तेजी दिखती है, कुछ सालों में लॉन्ग टर्म में वो कई बार स्टैटिक भी रहता है और रिटर्न्स उतने नहीं दिखते हैं। पर उसके बावजूद भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में एक अराउंड 10%, 5 से 10% का एलोकेशन गोल्ड में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है, बिकॉज जो गोल्ड के डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स हैं जो उसके प्राइस को गवर्न करते हैं वो अलग हैं। और आई थिंक इसमें एक बहुत जो महत्वपूर्ण रीजन है जिसके लिए हमें गोल्ड को शामिल करना चाहिए, वो है जो इंडिया में हम लोग गोल्ड काफी इंपोर्ट करते हैं एंड जो इंडियन करेंसी है उसमें गोल्ड की कीमत अगर हम देखें तो एक तरीके से आपके पास एक डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट है और रुपी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट हमें हेज भी प्रोवाइड कर सकता है। तो एक 5 से 10% का एलोकेशन पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है। बहुत कम समय का व्यू नहीं होना चाहिए दीपाली। ओके इसके अलावा आमतौर पे तो पहले सोने की बाइंग की जाती थी, ज्वेलरी में फिजिकल बाइंग ज्यादा होती थी, लेकिन अब सिर्फ फिजिकल बाइंग तक की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपके पास अब ढेर सारे विकल्प भी मौजूद हैं। और अच्छी बात यह है कि आप छोटी अमाउंट भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं गोल्ड में, जरूरी नहीं है कि फिजिकल ज्वेलरी की तरह खरीदने के लिए आपको बड़ा मोटी रकम चाहिए। तो प्रबलीन बताइए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं या फिर इस दिवाली कौन सा टूल बेस्ट रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए? जी दीपाली, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे ऑफ कोर्स गोल्ड के ईटीएफ्स हैं और गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हैं, बिकॉज ये हमें स्पेशली जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो फ्रीडम देते हैं कि हमारा महीने एक छोटी रकम, जैसे आपने बोला 500 रुपए से भी निवेश करते रह सकते हैं गोल्ड में। और क्योंकि गोल्ड में भी वॉलेटिलिटी रहती है, उतार चढ़ाव है, जैसे इस साल अगर हम देखिए तो सिर्फ 1.18% का इंक्रीज है ईयर टू डेट। अगर हम 2020 की बात करें तो 28% से गोल्ड ऊपर था, अगर हम 2015 की बात करें तो 8% से नीचे था। तो सालाना अगर हम देखें तो वॉलेटिलिटी रहती है एंड यहाँ पे इसीलिए जो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग है वो एक अच्छा विकल्प बन जाता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टर्स ईटीएफ को भी देख सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली जो हमारा एक बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, वो भी एक अच्छा तरीका है, बट यहाँ पे थोड़ा लंपी बाइंग हो जाती है और हमेशा शायद निवेशक के पास एक साइजेबल अमाउंट ना हो कि वो जब ये ओपन होते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स तब ले पाए। पर लॉन्ग टर्म व्यू से इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट अच्छा है। एंड अगर हम पिछले 20 साल का रिटर्न देखें तो दीपाली बहुत ही इंप्रेसिव 11.5% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है गोल्ड में। तो मेरे ख्याल से आज चाहे आपके बच्चे हों, आप उनके लिए कल को एजुकेशन पे, अपने रिटायरमेंट के लिए किसी भी तरीके के पोर्टफोलियो में एक थोड़ा एलोकेशन गोल्ड में इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू डेफिनेटली रख सकते हैं। ओके तो चलिए, प्रबलीन ने आपको काफ़ी सारे टूल्स भी बताए हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट में कितना एक्सपोजर आपका होना चाहिए वो बारीकियाँ भी समझाई हैं। और अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं, ऑलरेडी गोल्ड में इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप अपनी क्वेरीज योमनी को भेज सकते हैं। लेकिन चलिए अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। और सवाल पूछने के लिए जो पहले कॉलर है हमारे साथ वो प्रदीप हैं। प्रदीप नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। चलिए प्रदीप की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। प्रबलीन, जो डिटेल्स इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 32 इयर्स इनकी एज है, फिलहाल 13,000 की इनकी SIP चल रही है और हर साल SIP अमाउंट ये 500 इंक्रीज कर रहे हैं। 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। अब इनका पोर्टफोलियो देखें तो इनके पास SBI, इनफैक्ट सारे SBI के फंड्स हैं इनके पास, तो फंड हाउस का तो डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं। और इनफैक्ट फंड्स की भी ओवरलैपिंग की हुई है इन्होंने, क्योंकि स्मॉल कैप SBI के 2 अलग अलग स्टार्ट किए हुए हैं। एक SBI फोकस्ड है, एक SBI लार्ज एंड मिड कैप है, SBI कॉन्ट्रा है। प्रदीप शायद वापस कनेक्टेड भी हैं। प्रदीप, आपका पोर्टफोलियो हम देख रहे हैं, आपके पास SBI म्यूचुअल फंड के ही सारे फंड्स आपने लिए हुए हैं। कोई खास वजह एक ही फंड को चुनने की? चलिए, शायद इन तक ऑडियो नहीं जा रही है। प्रबलीन, आपका सजेशन क्या है? जी दीपाली, आपने बिल्कुल बहुत राइटली पॉइंट आउट किया है कि सारा एलोकेशन इनका एक ही फंड हाउस में है, तो बहुत ज्यादा फंड हाउस का भी एक कंसंट्रेशन रिस्क होता है जो ये इस टाइम पे अपने पोर्टफोलियो में उठा रहे हैं। उसके अलावा 6,500 की जो इनकी इन्वेस्टमेंट है पूरे 13,000 में से, वो सिर्फ स्मॉल कैप में है। तो एक बहुत ही रिस्की पोर्टफोलियो है दीपाली। अगर अभी हम देखें इनका डेफिनेटली टाइम होराइजन 15 साल का है, वो लंबा है, पर तो भी इसको थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है एक ओवरऑल पोर्टफोलियो को। तो मैं यहाँ पहले तो सलाह दूंगी कि एक इंडेक्स फंड के तौर पे एक लार्ज कैप को जोड़ लें, एक मिड कैप को जोड़े, जिससे एक अपना कोर क्रिएट करें अपने पोर्टफोलियो में। क्योंकि जैसे कॉन्ट्रा फंड्स हो गए, स्मॉल कैप फंड हो गए, फोकस्ड फंड हो गए, ये एक सेकंड टियर की एडिशंस होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली चेंजेस की जरूरत है ओवरऑल। एंड इसके अलावा जो इनकी 13,500 की SIP हो रही है, अगर ये इसमें ओवरऑल 500 से हर महीने का इजाफा करेंगे ईयर ऑन ईयर, तो करीबन 2,500 का जो इनका इजाफा होता है महीने की SIP में, उससे ये 1.25 करोड़ दीपाली अपना बना पाएंगे। और जो शॉर्टफॉल है उसके लिए इनको और 15 से 16,000 की SIP करने की जरूरत है। तो जो एडिशनल SIP है उसको डेफिनेटली दूसरे फंड हाउस में और इंडेक्स स्ट्रैटेजी के थ्रू करें। ओके चलिए, तो आपको अपना टारगेट भी अचीव करने के लिए थोड़ी सी SIP अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, बट जिस स्ट्रैटेजी के साथ आप चल रहे हैं, स्लोली आप इंक्रीज कर रहे हैं SIP अमाउंट, वो स्ट्रैटेजी भी सही है। कुछ फंड्स ऐड करने के, कुछ फंड्स के बारे में सलाह दी है आपको प्रबलीन ने, उनको कीजिए अडॉप्ट। अगले कॉलर से अब चर्चा कर लेते हैं। विपिन है हमारे साथ। विपिन, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। विपिन, अपना सवाल पूछिए प्लीज। चलिए, लग रहा है इनसे भी बातचीत नहीं हो पा रही है। इनका सवाल ले लेते हैं। और 17,000 की SIP इनकी चल रही है फिलहाल। 38 इयर्स इनकी एज है। 10 इयर्स में 50 लाख का इनका टारगेट है। पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहते हैं। ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा बुक फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और इन सभी में 2 से 5,000 की SIPs इनकी चल रही हैं। तो पहले तो इनके फंड्स की चॉइसेस कैसी हैं, कुछ चेंज करने हैं या फिर नहीं? और दूसरा ये कि इस अमाउंट इन्वेस्टमेंट के साथ कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे ये अपने टारगेट टाइम में? जी
दीपाली, विपिन जी का पोर्टफोलियो जो है वो अभी थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड है, बिकॉज अगर हम पराग पारेख को देखें, एक्सिस ब्लू चिप ऑलरेडी उनका लार्ज कैप है, इवन कैनरा रोबेको की फ्लेक्सी कैप में एक अच्छा मात्रा में लार्ज कैप है, एंड इवन आईसीआईसीआई का जो ईएलएसएस है उसमें भी। तो मैं यहाँ बोलूंगी इनके पास, क्योंकि एक अलग से स्मॉल कैप फंड है, एक कैटेगरी है जो थोड़ी सी मिसिंग हो रही है इनके पोर्टफोलियो में, और वो है मिड कैप। उसमें एलोकेशन ओवरऑल कम है, एंड मिड कैप्स एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एडिशन के लिए। तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि एक मिड कैप फंड को चूज करें, क्योंकि इनका होराइजन अभी 10 साल दूर है, तो चॉइस में नहीं पड़ना चाहते तो एक मिड कैप चाहे इंडेक्स फंड का चुनाव कर लें। और इसमें इनको अपनी एक एसआईपी करीबन 3000 की करनी होगी, बिकॉज वही 3000 इनका शॉर्टफॉल है। तो ये करीबन 44 लाख अभी 11% के रिटर्न पे दीपाली जमा कर सकते हैं, पर इनको जो डेफिसिट है 6 से 7 लाख का, उसको कवर अप करने के लिए 3000 की एसआईपी की और जरूरत है, जो मेरे ख्याल से इनको मिड कैप में करनी चाहिए। फिर ये अपने लक्ष्य को आराम से पूरा कर लेंगे। ओके, चलिए, तो सजेशन दिया गया है आपके पोर्टफोलियो पर, साथ ही साथ आपके गोल पर। आप 44 लाख मौजूदा एसआईपी अमाउंट के हिसाब से एक्यूमुलेट कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी एसआईपी बढ़ाएंगे 20,000 तक की, तो अपना गोल हासिल कर लेंगे। यही सजेशन है आपके लिए। इसके अलावा सचिन है हमारे साथ अब कोल्हापुर से फोन लाइन पर। सचिन, गुड इवनिंग, बताइए आपका क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैडम। मेरे अभी उम्र है 35 साल। पूछिए सवाल। मेरा अभी एक्सिस स्मॉल कैप, डीएसपी मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा लार्ज एंड मिड कैप में 1000 रुपए की एसआईपी चल रही है। साथ ही कोटक इमर्जिंग फंड, ये मेरा एसेट ब्लू चिप फंड, उसमें 2,000 रुपए की एसआईपी चल रही है हर महीने। और मेरा होराइजन है 20 इयर्स का और टारगेट है 1 करोड़ का। ओके, तो 1 करोड़ का टारगेट है 20 इयर्स में। फिलहाल इनके पास जो फंड्स है उसमें फंड्स के नाम इन्होंने बताए, 1 से 2,000 की इनकी एसआईपी चल रही है। 6 फंड्स हैं और 6 फंड्स में ये ऑलमोस्ट 8,000 की एसआईपी कर रहे हैं। तो क्या सजेशन रहेगा आपका इनके पोर्टफोलियो पर, साथ ही इनके गोल पर प्रॉब्लम? जी, सचिन जी का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो बहुत अच्छा है, और अभी 8,000 कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा इंक्रीज करने की जरूरत है उनको, तकरीबन 4,000 पर महीने, और फिर वो अपने गोल को एक बड़े ही नॉमिनल, अगर हम 11% के रिटर्न्स भी लेके चले तो वो आराम से अपना अचीव कर लेंगे। थोड़ी सी मैं सलाह सचिन जी को ये देना चाहूंगी कि उनके पास 2 मिड कैप फंड है, बहुत छोटा छोटा एलोकेशन है, उनके पास 2 स्मॉल कैप फंड भी हैं, और उनके पास लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के भी 2 हैं। तो स्मॉल कैप में भी कंसोलिडेट कर लें, आप निपॉन को चाहे कंटिन्यू कर लीजिए, एक्सिस को एग्जिट कर सकते हैं, ताकि एक ही फंड में थोड़ा एलोकेशन बढ़े। इसके अलावा इनका जो इवन मिड कैप फंड है वो 2 हैं, यहाँ पे भी एक फंड को रख लें, बिकॉज इनका कोटक और डीएसपी दोनों अच्छे फंड है। कोटक में एलोकेशन ज्यादा है, कोटक को कंटिन्यू कर सकते हैं, डीएसपी को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा दीपाली, इनके पास कोई एक रेगुलर लार्ज कैप फंड नहीं है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स को डेफिनेटली जोड़ने की सलाह दूंगी कि एक बेसिक निफ्टी 50 इंडेक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। एंड बिकॉज अभी जितने इनके फंड्स हैं वो सारे ही एक्टिव फंड्स हैं, और 20 साल का होराइजन ऐसा है क्योंकि आप सबसे अच्छे फंड को नहीं ढूंढते रह सकते। एक इंडेक्स कैटेगरी जोड़ने से आपका वो टेंशन दूर हो जाता है कि आपका फंड आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को या अंडर परफॉर्म, बिकॉज आप मार्केट को ही बाय कर रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली इंडेक्स को जोड़ने की सलाह दूंगी। उसके अलावा एलोकेशन से इन्हीं फंड्स में बढ़ाएं, अदरवाइज आपके जो पोर्टफोलियो है वो ठीक है। थोड़ा सा 1-2 फंड्स को एग्जिट करके आप कंसोलिडेट कर लीजिए। ओके, चलिए, तो थोड़े चेंजेस आपके पोर्टफोलियो में सजेस्ट किए गए हैं, उनको अप्लाई कीजिए और उस अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर भी करते रहिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। प्रॉब्लम हमारे साथ बनी हुई है, जल्द वापस आते हैं। ये लो, अब खाओ कद्दू। इसके चक्कर में 2000 का फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई।
3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहे, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय, नहीं स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $70 पे होता था। ये तब आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ प्रवीण वाजपेयी मौजूद है आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, और अगले कॉलर हमारे साथ श्रीकांत उत्तराखंड से फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। श्रीकांत, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैंने 4 SBI की SIPs कर रखी हैं 5000 ईच। एक्चुअली ये 4 SBI में ही है, तो मैं ये पूछना चाहता था कि मैं इनमें से किसी और में कोई अच्छा ऑप्शन हो तो उसमें स्विच करूं, और कोई और अच्छा अगर ऑप्शन बता दें किसी और उसमें SIP में, तो मैं उसमें स्विच करना चाहता था। मैं आपको SIP बता दूं कौन सी ली है? बताइए। हाँ, आपके फंड्स हैं हमारे पास। आपने जैसे बताया कि आप 5 to 10,000 एडिशनल SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, करेक्ट? हाँ, मैं कर सकता हूँ, और इसमें से अगर कोई लग रहा हो कि मतलब स्विच करें किसी और में तो ठीक है। तो 15 साल में 7 करोड़ का टारगेट है, एग्जिस्टिंग 25,000 की SIP। एक चीज और बताइए श्रीकांत जी, जो आप ये पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया हुआ है, ये आपने कब बनाया था, कितना टाइम हो चुका है इन SIPs को? 2 साल हो गया है। अच्छा, 2 साल, यानी 2 साल आपको हो चुके हैं, ठीक है। हाँ। तो प्रवीण, अगेन SBI के सारे फंड्स इन्होंने चुने हुए हैं, हालांकि कैटेगरी अलग अलग है फंड्स की। 25,000 पर मंथ, 10,000 तक की और एडिशनल करना चाहते हैं, 2 साल हो चुके हैं। बताइए पोर्टफोलियो प्लस इनके गोल्स पर आपकी सलाह। जी, सबसे पहले दीपाली, जैसे आपने मेंशन किया कि एक ही फंड हाउस से सारे इनके स्कीम्स हैं, तो यहाँ पे हमें इस चीज को डेफिनेटली कम करना है। फंड हाउस जो एक कंसंट्रेशन रिस्क है वो बहुत ज्यादा है। फंड्स SBI के सारे अच्छे हैं, सो ऐसा नहीं है कि फंड खराब है, पर एक धीरे धीरे एलोकेशंस को अपने कम करिए। इससे मतलब मूव आउट करने का मैं एक तरीका बता रही हूँ कि जैसे अगर अभी आप 5,000 सारे फंड्स में कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जिन फंड्स 1-2 फंड्स में आप धीरे धीरे करके 3,000 4,000 पे उसको घटाइए, एंड देन आप दूसरे फंड हाउसेस की तरफ मूव करिए। स्मॉल कैप को आप कंटिन्यू कर लीजिए यहाँ पे। लॉन्ग टर्म इक्विटी, बिकॉज आपका ELSS है, अगर आपको टैक्स सेवर की जरूरत है तो आप उसको सेम अमाउंट पे कंटिन्यू कर लीजिए।
और फोकस फंड को भी आप कंटिन्यू कर लीजिए। बाकियों में आप अपना थोड़ा सा एलोकेशन घटा दीजिए, बिकॉज आपका 15 साल का होराइजन है, तो जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली आप उसको स्टॉप करके एग्जिट कर सकते हैं। उसके अलावा दीपाली यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके पास एक प्योर मिड कैप फंड नहीं है, वो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि ऐड कर ले। इनका जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा स्टीप है, 7 करोड़ इन 15 ईयर्स मींस कि इनको 11% के रिटर्न पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए महीने डालने की जरूरत है, जिसमें से अगर हम ये माने अभी ये 25 डाल रहे हैं और इसको 35 कर देंगे तो भी बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल बनता है। अगर सेम टारगेट दीपाली 27 साल में पूरा करने के लिए इनका लक्ष्य पूरा हो सकता है, अगर इनका वो होराइजन है, तो ये 35,000 की जो एक इंक्रीज इनकी एसआईपी होगी उससे भी 11% के रिटर्न पे अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। और अगर हम इसको 20 साल के होराइजन पे ले जाएं तो भी इनको 81,000 रुपए की एसआईपी की जरूरत है। मैं पैसिव फंड्स को जोड़ने की अगेन सलाह दूंगी, बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है, तो मैं बोलूंगी यहाँ पे अपना एक अभी टू बिगिन विद एक मिड कैप पैसिव फंड को जोड़े एंड धीरे धीरे यहाँ पे एलोकेशन करके एंड फिर एक बार वापस रिव्यू करवाएं दीपाली अपना पोर्टफोलियो। ओके तो रिव्यू तो करते रहना चाहिए वैसे भी पोर्टफोलियो, जब आपके बड़े गोल्स हों, बड़े एसआईपी अमाउंट आपके चल रहे हों तो रिव्यू करना भी चाहिए। तो प्रबलीन ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं, उनको अप्लाई कीजिए। अब प्रबलीन से टॉप 4 फंड्स भी पूछ लेते हैं उनके, अगर आप बिगनर हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन फंड्स के साथ कर सकते हैं। प्रबलीन बताइए क्या है आपकी चॉइसेस? पहली चॉइस दीपाली मेरी, क्योंकि दिवाली का टाइम है तो मेरी एक गोल्ड फंड ही है, बिकॉज मेरे ख्याल से ये एक अलग तरीके का डायमेंशन और एक डाइवर्सिफिकेशन दोनों चीजें ऐड करता है इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में। और अगर हम लंबे टाइम पे देखें तो 15 से 20 साल में गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, 10 से 11% का कंपाउंड रिटर्न दिया है, जो हम एक नॉर्मल देखें तो इक्विटीज में अक्सर हम रिटर्न मान के चलते हैं अपनी कैलकुलेशंस में। तो एक गोल्ड फंड। सेकंड जो मेरी चॉइस है, जैसे मैंने अभी हमारी चर्चा के ड्यूरिंग भी बताया कि एक मिड कैप इंडेक्स फंड, मिड कैप 150 या दूसरे एक दो वेरिएशन है मिड कैप इंडेक्स फंड के, उसको चूज कर सकते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल से ऊपर का है। इसके अलावा एसबीआई का फोकस्ड इक्विटी एक फंड है जो एक एक्टिव फंड है, श्रीनिवासन जी इसको मैनेज करते हैं एंड मेरे ख्याल से एक अच्छी एडिशन है इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में, जहाँ पे मिड और लार्ज दोनों का उनको एक मिक्स चाहिए, साथ में थोड़ा स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर है। एंड इसके अलावा दीपाली मेरे ख्याल से जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स है वो इस टाइम पे एक बहुत ल्यूक्रेटिव एरिया है, जो हमारे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं जो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए और अब 15 साल के लिए भी अपने पैसे को रखना चाहते हैं पर इक्विटीज में नहीं जाना चाहते। फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। 7 से 8% की रेंज के बीच में ज्यादातर टारगेट मैच्योरिटी फंड्स इस टाइम पे यील्ड हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके तो ये डाइवर्सिफिकेशन वाली चॉइसेस बताइए, मिड कैप इंडेक्स फंड, गोल्ड फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, टारगेट मैच्योरिटी फंड आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के विजन के साथ। शुक्रिया प्रबलीन आने के लिए शो में, टॉप पिक्स भी बताने के लिए, साथ ही साथ सभी क्वेरीज को भी आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच और शुभकामनाएं आपको ढेर सारी फेस्टिविटीज की, दिवाली की। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। नमस्कार।